मेरा नाम है लव गुप्ता और आज इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं ड्रेनेज इंजीनियरिंग। और चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मेंटेनेंस ऑफ ओपन ड्रेन्स। द फंक्शन ऑफ ओपन ड्रेन डिपेंड्स ऑन टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन प्रॉपर मेंटेनेंस। ओपन ड्रेन्स की जो सही से काम करने का जो तरीका है और उसका जो डिजाइन डिस्चार्ज है वो मेंटेन रहने का तरीका यही है कि उसका जो मेंटेनेंस है वो सही से किया जाए, मतलब कि उसकी देख रेख सही से किया जाए और उसका मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से हो, तो ही उससे हम एक डिज़ाइन डिस्चार्ज जो डिज़ाइन डिस्चार्ज के लिए वो डिज़ाइन किया गया है वो मेंटेन रहता है उस चैनल में, और जो उसकी लाइफ है वो बढ़ती है ओपन चैनल की ड्रेनेज के लिए। As the open drains pass through area belonging to several owners, and also as the drain are being installed on a group basis rather than individual, for maintenance of the open channel should be community or state responsibility। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओपन चैनल का जो मेंटेनेंस है वो किसी एक फार्मर्स के फील्ड से ना क्रॉस होके कई सारे यूजर्स के हो, अब कई सारे फील्ड से क्रॉस हो जिसमें सभी की पार्टिसिपेशन हो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट की हो, तो उसका मेंटेनेंस या फिर किसी कम्युनिटी, वहाँ पे एक लोकल कम्युनिटी या एनजीओ टाइप की कोई कम्युनिटी हो उसकी हो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बीच या ओपन चैनल के मेंटेनेंस की, तो वो जो है फार्मर्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा और वो सही से वर्क भी कर सकता है। जो ओपन ड्रेन्स है उसका अपना काम सही से कर सकता है। तो मेंटेनेंस में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, मेंटेनेंस क्यों जरूरी है? तो सेडिमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है एक तो ओपन ड्रेन्स में, तो उसका जो डिज़ाइन डेप्थ है और जो बेड स्लोप है उसको मेंटेन रखने के लिए सेडिमेंटेशन को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रेन चैनल्स में कहीं ना कहीं से स्कॉरिंग होके जो सेडिमेंटेशन है, सॉइल पार्टिकल्स छोटे छोटे वो फ्लो के आने ही हैं और डिपॉजिट होते हुए चले जाते हैं, तो उसका जो डेप्थ है, डिज़ाइन डेप्थ, वो कम होने लग जाता है। तो इस वजह से सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस है उसको हमको मेंटेन रखना पड़ता है ओपन ड्रेन्स में। देन ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, तो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन भी जरूरी है स्टेबिलिटी ऑफ ओपन चैनल साइड फ्लो। लेकिन अगर एक्सेसिव ग्रोथ हो जा रही है, हमारे डिज़ाइन से ज़्यादा ग्रोथ हो जा रही है वेजिटेशन की, तो वो हमारी दिक्कत की बात हो सकती है क्योंकि वो डिज़ाइन डिस्चार्ज को कम कर सकता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो को कम कर सकता है। तो जो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन है उसको भी हमको चेक करते रहना पड़ता है ताकि वो मेंटेन रहे एक हद तक। देन बैंक इरोजन, अब उसके जो साइड्स हैं, बैंक्स हैं, वहाँ से इरोजन होके वाटर फ्लो ना करे, ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ती है। इससे फिर वही प्रॉब्लम हो सकता है, जो डिज़ाइन डिस्चार्ज है वो उसकी कैपेसिटी कम हो सकती है, कहीं पे सिल्टिंग डिपोजिशन हो सकता है। देन डैमेज टू साइड स्लोप, अब डैमेज किसी भी चीज़ों से हो सकता है, लाइक ह्यूमन बींग से, एनिमल से, या फार्म इम्प्लीमेंट के थ्रू क्रॉस करते हुए वहाँ पे, तो उसके साइड स्लोप को मेंटेन रखना भी जरूरी है। देन नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं डिज़ाइन ऑफ ओपन चैनल का। डिज़ाइन a drainage channel in a sandy loam soil to drain 1000 hectare of land. Maximum permissible density in land from sandy loam soil is 0.6 meter per second and drainage coefficient is 1.72 centimeter। तो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, अपने को एरिया दे दिया है ड्रेनेज एरिया, फिर मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी दी हुई है सैंडी लोम सॉइल की 0.6, ड्रेनेज कोफिशिएंट दिया हुआ है 1.72 सेंटीमीटर। यहाँ पे सॉइल टाइप भी है सैंडी लोम सॉइल, ठीक है। डिस्चार्ज कैपेसिटी हम इससे निकाल सकते हैं 1.7 ड्रेनेज कोफिशिएंट के थ्रू। ड्रेनेज कोफिशिएंट क्या है, 24 घंटे में जो जितना वाटर किसी एरिया से डिस्चार्ज होता है वही होता है ड्रेनेज कोफिशिएंट उस एरिया का। तो यहाँ पे ड्रेनेज कोफिशिएंट के थ्रू हम डिस्चार्ज कैपेसिटी, मतलब उस एरिया या उस ड्रेनेज एरिया से कितना डिस्चार्ज होता है पर सेकेंड में, वो निकाल लेते हैं। 1.72 इंटू 1000 इंटू 10⁴। अब 10⁴ इसलिए कि जो 1000 है वो हेक्टेयर में, मीटर स्क्वायर में चेंज किया उसको 10,000 से गुणा करके, देन डिवाइड बाय 100। अब ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, उसके बाद
इंटू में 24 इंटू 3600, तो ये है जो सेकेंड जो पर डे का जो ड्रेनेज कोफिशिएंट है उसको हम कन्वर्ट किए हैं पर सेकेंड के लिए, तो इससे हमको मिल गया 1.99 मीटर क्यूब पर सेकेंड। देन है रिकमेंडेड साइड स्लोप फॉर सैंडी लोम सॉइल। और यहाँ पे सॉइल दे दिया है, तो इसको ऊपर हम टेबल देख चुके हैं कि रिकमेंडेड साइड स्लोप क्या हो सकता है। तो सैंडी लोम सॉइल के लिए है 2:1। तो पिछली वीडियोस में एक टेबल जो देखे थे वो वहीं से लिया गया 2:1। अब इससे हमको मिल जाएगा थीटा की वैल्यू, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 रख रहे हैं यहाँ पे। थीटा की वैल्यू मिल गई 26.56 डिग्री, tan थीटा/2 मिल गया इससे अपने को। अब यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं सैंडी लोम सॉइल के लिए डेप्थ 1.2। अब डेप्थ यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, इसलिए हमको एज्यूम करना पड़ सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन में सारे डेटा दिए हुए हों, लेकिन हमको डिजाइन करना है तो ये चीज एज्यूम करके चलते हैं। अब d और tan थीटा/2 से हमको मिल जाएगा b की वैल्यू। b का फॉर्मूला है 2d tan थीटा/2। आप वैल्यू रखेंगे, आंसर मिलेगा 0.566 मीटर। देन है लेंथ ऑफ साइड स्लोप, लेंथ ऑफ स्लोपिंग साइड, उसका फॉर्मूला है L इज इक्वल टू √d²/4d²। यहाँ से आंसर मिलेगा अपने को 2.683। वेटेड पेरीमीटर P का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू B + 2L। देन क्रॉस सेक्शन A का फॉर्मूला है B + 2D इंटू D। P और A से हमको मिल जाएगा हाइड्रोलिक रेडियस R इज इक्वल टू A/P। R मिला हमको 0.6 मीटर। फॉर सैंडी लोम सॉइल a longitudinal slope of 1 in 4000 is assumed and finally the velocity is checked। तो वेलोसिटी निकालेंगे अब मैनिंग्स फार्मूला से। v इज इक्वल टू 1/n r⁴ 2/3 s⁴ 1/2। इसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा 0.562 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी इज विद इन द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। अब ये कहाँ से मिला? परमिसिबल लिमिट के अंदर है जो हमारी डिजाइन वेलोसिटी है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है परमिसिबल वेलोसिटी क्वेश्चन में। इससे हमको आगे बढ़ना है और डिस्चार्ज निकालना है। Q इज इक्वल टू AB। डिस्चार्ज मिल गया हमको 2.002 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल चैनल डिजाइन के लिए, हो गया ओपन लीच डिजाइन के लिए। देन आज का मेन टॉपिक है सब सरफेस ड्रेनेज। इसको कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। सब सरफेस ड्रेनेज रिफर्स टू द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड सरफेस। मतलब जो वाटर हमको ग्राउंड सरफेस के नीचे से रिमूव करना है थोड़ा डेप्थ से, उसको हम सब सरफेस ड्रेनेज बोलते हैं। या फिर जो वाटर ग्राउंड सरफेस के नीचे है उसको हमको किसी मेथड के थ्रू रिमूव करना है, जो एक्सेस वाटर है जो हमको नहीं चाहिए या नेसेसरी नहीं है उस फील्ड में, तो उस मेथड को हम बोलते हैं सब सरफेस ड्रेनेज। Agriculture lands affected by the high water table generally needs to create subsurface drainage। अब कोई एग्रीकल्चर लैंड है उसमें वाटर टेबल ज़्यादा है, मतलब इसके बारे में क्लासिफिकेशन हम भी देख चुके हैं, 3 मीटर डेप्थ, 2 मीटर डेप्थ या सरफेस पे है। तो ये सब चीज़ें हैं कि हम उस एग्रीकल्चर फील्ड को बोल सकते हैं कि वो वाटर लॉक्ड है या वाटर टेबल उसमें हाई है। While surface drainage remove the excess rainwater before it enters the root zone। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सरफेस ड्रेनेज एक्सेस वाटर रेन वाटर को रिमूव करता है जो कि रूट जोन में एंटर करने से पहले ही सरफेस ड्रेनेज के थ्रू रिमूव हो जाता है उस फील्ड से। देन सब सरफेस ड्रेनेज में बोल रहे हैं कि सब सरफेस ड्रेनेज लोअर द वाटर टेबल एंड प्रोवाइड्स अ बेटर एनवायरनमेंट इन रूट जोन। तो जो सब सरफेस ड्रेनेज का यूज इसीलिए करते हैं कि रूट जोन में जो वाटर फिल होता है, मतलब सैचुरेटेड कंडीशन होता है, वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है, तो रूट जोन से जो वाटर को रिमूव किया जाता है और वहाँ पे एक बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है वाटर टेबल को नीचे करके। इन मैनी एरियाज अफेक्टेड बाय ड्रेनेज प्रॉब्लम, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज बिकम नेसेसरी।
अब कोई लैंड है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वाटर लॉगिंग कंडीशन है, तो वहाँ पे नेसेसरी हो जाता है कि सरफेस और सब सरफेस ड्रेनेज दोनों का ही यूज किया जाए। While subsurface drainage problems could be natural, often these problems are man-made. सब सरफेस ड्रेनेज के जो प्रॉब्लम वो हो सकता है कि वो नेचुरल भी हो या मैन मेड हो। An example of man-made problem is waterlogging occurring in canal command area of large irrigation projects. तो मैन मेड प्रॉब्लम्स का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आर्टिफिशियल कैनाल्स जो होते हैं उनके साइड्स में उनके कमांड एरिया में वाटर लॉगिंग कंडीशन क्रिएट हो जाती है लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में। तो ऐसा क्यों? तो ये इसीलिए होता है, जो कैनाल है वो लाइन नहीं रहती है या फिर उसमें सीवेज की प्रॉब्लम होती है। अब कमांड एरिया क्या है? कमांड एरिया वो एरिया जिससे किसी इरिगेशन प्रोजेक्ट में इरिगेशन किया जाना है। इसमें भी अलग अलग टर्म्स होते हैं, ग्रॉस कमांड एरिया, कैनल कल्टीवेटेड कमांड एरिया। तो ग्रॉस कमांड एरिया मतलब टोटल एरिया किसी इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर जो इरिगेट किया जाना है उस टोटल एरिया को ग्रॉस कमांड एरिया बोलते हैं। और कल्टीवेटेड कमांड एरिया CCA, तो जो भी नेट एरिया है जो कल्टीवेशन होना है या कल्टीवेटेड होना है या कल्टीवेबल है उस एरिया को हम बोलते हैं कैनल कमांड एरिया, सॉरी कल्टीवेबल कमांड एरिया CCA। Then next है benefits of subsurface drainage. Provision of subsurface drainage in agriculture lands result in the following benefits. तो इसके कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि रूट जोन के डेप्थ में जो है वो एक सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और प्लांट रूट में मैक्सिमम स्पेस मिलता है, मतलब प्रॉपर तरीके से प्लांट रूट जो है वो डेवलप हो सकती है। Then opportunity of desirable soil microorganisms to develop through aeration and higher soil temperature. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेवलप होने के लिए एक नेसेसरी एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो ड्रेनेज के थ्रू हम उस सॉइल में प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर टेम्परेचर और एरिएशन मिलता है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल फॉर अर्ली कल्टीवेशन एंड दस इंक्रीज क्रॉप ग्रोथ पीरियड। तो ड्रेनेज की वजह से हम सॉइल को जल्दी कल्टीवेशन के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब उस फील्ड में जो क्रॉप है वो जल्दी कल्टीवेट कर सकते हैं और क्रॉप फील्ड में भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्रॉप ग्रोथ में इंक्रीज हो सकती है। इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर कंडीशन फॉर ऑपरेशन ऑफ फार्म मशीनरी। अब वाटर लॉगिंग कंडीशन है बाय द वे किसी फील्ड में, तो वहाँ पे हम फार्म इम्प्लीमेंट का यूज कर ही नहीं सकते, मतलब वाटर लॉगिंग कंडीशन बहुत ज़्यादा है और सॉल्ट है, तो वहाँ पे हम पैडी का भी कल्टीवेशन नहीं कर सकते, क्योंकि पैडी के लिए भी वाटर लॉगिंग कंडीशन चाहिए लेकिन एक फिक्स पीरियड के लिए, ये ना है कि और फिक्स्ड अमाउंट चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे वाटर लॉगिंग कंडीशन है। तो सॉइल मॉइस्चर कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हम उस वाटर लॉगिंग कंडीशन में तो फॉर्म मशीनरी यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे ड्रेनेज की रिक्वायरमेंट नेसेसरी हो जाती है। देन रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल सॉल्ट फ्रॉम द रूट जोन। तो रूट जोन से जो सॉल्ट वाटर लॉगिंग कंडीशन की वजह से एक्यूमुलेट हो चुके होते हैं या इरिगेशन की वजह से एक्यूमुलेट होते हैं, उन सॉल्ट्स को रिमूव करना भी रूट जोन से नेसेसरी हो जाता है प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट। Then next है greater storage of rainwater in root zone because of low initial water table before the rain. तो अब रेन वाटर से का भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पे ड्रेनेज के थ्रू। अगर किसी फील्ड में वाटर लॉगिंग कंडीशन है और उस फील्ड का हम वाटर रिमूव कर दिए हैं बाई ड्रेनेज सबसे या सब सरफेस किसी के भी थ्रू, तो उसके बाद उस फील्ड में जो है मॉइस्चर जो है वो बहुत कम हो जाता है, मतलब सेचुरेटेड नहीं रहता है सॉइल। और जब इनिशियल रेंस होती है रेनी सीजन में, तो वहाँ पे रन ऑफ ज़्यादा क्रिएट ना होकर पहले जो सॉइल है वो उनकी नीड्स सेटिस्फाई होती हैं, रूट जोन में जो रेन वाटर है वहाँ पे फिल होती है। देन नेक्स्ट है इन एग्रीकल्चर लैंड्स with high water table problem, if surface drainage is not provided
crop growth is adversely affected because of negative aspects of above listed benefits. Then next देखते हैं subsurface methods के बारे में. 5 methods होते हैं. Tile drains including perforated pipe. Second है mole drains. Third है drainage wells. Fourth है deep drains and fifth है combination of tile and open drains. Deep open drains को vertical drains भी बोलते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे. स्किप करते हैं. इन्वेस्टिगेशन फॉर सबसरफेस ड्रेनेज. सबसरफेस ड्रेनेज किस फील्ड में अप्लाई करने से पहले हमको कुछ चीज़ें उस फील्ड की पता होनी चाहिए या फिर कुछ चीज़ें हमको देखनी पड़ती है उस फील्ड के लिए. तो वो चीज़ें आती है इन्वेस्टिगेशंस के अंदर. तो फर्स्ट है टोपोग्राफिक मैप ऑफ द एरिया. सेकंड है डेटा ऑन सॉइल सैलिनिटी एंड एल्गिनेटेड ड्रेनेबल पोरोसिटी. मतलब सॉइल के जो डेटा है, जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सभी हमको पता होनी चाहिए. Then next है position and fluctuation of water table levels relative to the ground surface and artesian pressure. artesian pressure मतलब कुछ एरिया में जो एक्यूपर है वो आर्टिशियन है या नॉट आर्टिशियन है, मतलब कन्फाइंड या नॉन कन्फाइंड एक्यूपर है, उसमें प्रेशर कैसा है, आर्टिशियन प्रेशर है या नहीं है या फिर नेचुरल प्रेशर है. देन वाटर टेबल का फ्लक्चुएशन, मतलब वाटर टेबल डेटा भी होना चाहिए उस फील्ड का. तो वाटर टेबल किस सीजन में कैसा है या कितना फ्लक्चुएशन होता है रेनी सीजन में या विदाउट रेनी सीजन में. देन ग्राउंड वाटर क्वालिटी डेटा, मतलब केमिकल क्वालिटी, केमिकल डेटा. ब्लॉक्स ऑफ सॉइल एंड सबसॉइल मटेरियल, मतलब एक वर्टिकल डेप्थ में उस फील्ड में कौन कौन से सॉइल है और सब सॉइल है उसकी हमको जानकारी होनी चाहिए. ब्लॉक्स जो बनते हैं उनसे वो होने चाहिए. हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मेजरमेंट, मतलब उस फील्ड में डिफरेंट सॉइल लेयर्स के लिए हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कितनी है वो हमको मालूम होनी चाहिए. नेक्स्ट है क्रॉप प्रपोज टू बी ग्रोन एंड देयर ड्रेनेज रिक्वायरमेंट्स. तो उस फील्ड में हमको सॉइल के अकॉर्डिंग कौन सा क्रॉप उगाना चाहिए और उस फील्ड में ड्रेनेज रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, जिस क्रॉप को हमको उगाना है उसके ड्रेनेज रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं वो सब हमको मालूम होनी चाहिए. देन नेक्स्ट इरिगेशन प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट्स. तो सबसे पहले तो देख लेते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी. हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी किसी फील्ड में मेजर करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं. सिंगल ऑगर होल मेथड. दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द वाटर टेबल इज प्रेजेंट नियर द ग्राउंड सरफेस. दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ ड्रिलिंग ए होल एक्सटेंडिंग इनटू वाटर टेबल. तो सिंगल ऑगर होल मेथड का यूज हम लिमिटेड कंडीशंस में कर सकते हैं. इसके लिमिटेशन से कहा जाए कि जहाँ पे जिस फील्ड में ग्राउंड सरफेस में के पास में वाटर टेबल होता है वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं या फिर करना चाहिए. इसमें क्या करते हैं, एक होल ड्रिल करते हैं वाटर टेबल में कुछ डेप्थ तक के और एक केसिंग पाइप डाल देते हैं उसमें ताकि जो साइड से वो कोलैप्स ना करे. उसके बाद वाटर को उस केसिंग पाइप से रिमूव करते हैं क्विकली बाय पंपिंग एंड देन कंप्लीटली रिमूव करने के बाद हम टाइम मेजर करते हैं कि किस रेट से उस पाइप में वाटर जो है वो राइज कर रहा है और उस मेजरमेंट्स के थ्रू हम हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय हुगआउट इक्वेशन. हुगआउट इक्वेशन को नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. आज के लिए बस इतना है. थैंक यू गाइस.